जरा सोचिए, एक ऐसी जमीन जिसने दुनिया के सबसे बड़े बड़े साम्राज्यों को बनते और बिगड़ते देखा, लेकिन उसकी अपनी रूह, उसकी अपनी आत्मा, वो हमेशा जिंदा रही। जी हाँ, ये कहानी है ईरान की। वही ईरान जिसे दुनिया एक जमाने में फारस के नाम से जानती थी। ये दास्तान है हजारों साल के तूफानों से गुजरकर भी अपनी पहचान को जिंदा रखने की, एक असाधारण दास्तान। तो सवाल ये उठता है कि आखिर वो कौन सी ऐसी अटूट डोर है, वो कौन सा धागा है जो ईरान की पहचान को इतने उतार चढ़ाव के बाद भी जोड़े हुए है। आज के इस सफर में हम सब मिलकर इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे। हम उस जबरदस्त लचीलेपन और उस गहरी संस्कृति को समझने की कोशिश करेंगे जिसने ईरान को कभी टूटने नहीं दिया। तो चलिए इस कहानी में गहरे उतरते हैं। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है उस जमीन से जहां दुनिया के कुछ सबसे ताकतवर, सबसे प्रभावशाली साम्राज्यों ने जन्म लिया था। और ये कहानी है उस पहले महान फारसी साम्राज्य की, जिसने सिर्फ दुनिया का नक्शा ही नहीं बदला, नहीं, बल्कि शासन कैसे किया जाए, सहिष्णुता क्या होती है और एक साम्राज्य का असल मतलब क्या होता है, इस पूरे विचार को ही एक नई परिभाषा दे दी। तो देखिए, हजारों साल पहले आर्य कबीले आकर बसते हैं ईरानी पठार पर। और फिर 549 ईसा पूर्व में साइरस द ग्रेट नाम का एक बहुत ही दूरदर्शी शासक हखामनी साम्राज्य की नींव रखता है। और सुनिए, ये कोई मामूली साम्राज्य नहीं था, बिल्कुल नहीं। ये एक ऐसी विश्व शक्ति थी जो आज के भारत से लेकर लीबिया तक फैली हुई थी। और ये उस समय की दुनिया की लगभग आधी आबादी पर, सोचिए, आधी आबादी पर राज करती थी। लेकिन कमाल की बात यह है कि हखामनी साम्राज्य की नींव सिर्फ फौजी ताकत पर नहीं रखी गई थी। नहीं, इसकी बुनियाद थी एक ऐसी सोच पर जो उस जमाने के लिए, सच कहूं तो, क्रांतिकारी थी। और वो सोच थी धार्मिक सहिष्णुता की। मतलब साइरस ने बेबीलोन के बंदी बनाए यहूदियों को न सिर्फ आज़ाद किया, बल्कि उन्हें अपने घर लौटने और अपने मंदिरों को फिर से बनाने की भी इजाज़त दी। ये उस दौर में सोचना भी बड़ी बात थी। कहते हैं ना, हर बड़े साम्राज्य की ताकत का इम्तिहान जरूर होता है। फारस के लिए ये परीक्षा, ये इम्तिहान आया मैसेडोनिया से। एक युवा, बेहद प्रतिभाशाली और जिसकी महत्वाकांक्षा की कोई सीमा नहीं थी। ऐसे विजेता के रूप में उसका नाम था सिकंदर, जिसे आज पूरी दुनिया अलेक्जेंडर द ग्रेट के नाम से जानती है। तो समझिए, ये दो दुनियाओं की सीधी टक्कर थी। एक तरफ दारा तृतीय का विशाल, दूर दूर तक फैला हुआ स्थापित बहुसांस्कृतिक फारसी साम्राज्य, और दूसरी तरफ सिकंदर की छोटी लेकिन फौलादी इरादों वाली, एकदम अनुशासित और जीत के लिए भूखी मैसिडोनियाई सेना। और इस टकराव का जो नतीजा निकला, उसने इतिहास को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। और फिर दारा तृतीय को हराने के बाद सिकंदर की सेना ने 330 ईसा पूर्व में उस शानदार शाही राजधानी परसेपोलिस पर कब्जा कर लिया और उसे आग के हवाले कर दिया। ये सिर्फ एक शहर का गिरना नहीं था, नहीं, ये तो एक पूरे सांस्कृतिक खजाने का विनाश था। एक ऐसा जख्म जो आज भी इतिहास में महसूस किया जाता है। और यहीं पर हखामनी युग का अंत हो गया। हखामनी साम्राज्य के बाद भी सदियों तक पार्थियन और सासानी जैसे राजवंशों ने शासन किया। लेकिन फिर 7वीं सदी में अरब प्रायद्वीप से एक ऐसी नई शक्ति का उदय हुआ जिसने पारस को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। और ये था इस्लाम का आगमन। अब देखिए, ये बदलाव कोई एक दिन में नहीं आया। पहले से कमजोर हो चुका सासानी साम्राज्य अरब सेनाओं के सामने ज्यादा टिक नहीं पाया। 651 ईस्वी आते आते पूरे फारस पर उनकी जीत हो चुकी थी। लेकिन ये सिर्फ एक फौजी जीत नहीं थी, ये असल में एक सांस्कृतिक संगम था। फारसी भाषा, उनका प्रशासन, कला, विज्ञान, इन सब ने नई इस्लामी खिलाफत को इतना कुछ दिया कि एक बिल्कुल नई, एक अनोखी फारसी इस्लामी संस्कृति ने जन्म लिया। और हाँ, इसी दौर में इस्लाम में एक बहुत बड़ा, एक बुनियादी बंटवारा हुआ, शिया और सुन्नी। शियाओं का मानना था कि नेतृत्व पैगंबर मोहम्मद के परिवार के पास ही रहना चाहिए, जबकि सुन्नियों का मानना था कि नेता का चुनाव समुदाय को करना चाहिए। खैर, सदियों बाद यही ईरान शिया इस्लाम का सबसे बड़ा केंद्र बना, और ये आज भी उसकी पहचान का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। अब कहानी एक ऐसे दौर में पहुंचती है जो बड़ा ही अजीब, बड़ा ही विरोधाभासी है। एक तरफ तो इतिहास के सबसे भयानक, सबसे विनाशकारी आक्रमण हुए,
और दूसरी ही तरफ उसी दौर में सांस्कृतिक और साहित्यिक प्रतिभा अपने चरम पर पहुंच गई। कमाल है ना। 13वीं शताब्दी, चंगेज खान की मंगोल सेनाएं एक एक तूफान की तरह फारस से गुजरीं। उन्होंने बगदाद में अब्बासी खिलाफत को जड़ से उखाड़ फेंका और अपने पीछे वो छोड़ गए शहरों के मलबे, जली हुई लाइब्रेरियां और लाखों लाशों के ढेर। ये सच में इस क्षेत्र के इतिहास के सबसे काले पन्नों में से एक था। लेकिन इसी भयानक तबाही के बीच फारसी संस्कृति की वो अटूट डोर, वो धागा और भी मजबूत हो गया। इसी उथल-पुथल के दौर में रूमी, सादी, हाफिज, फिरदौसी ऐसे महान कवियों का उदय हुआ। इनकी कविता ये सिर्फ कला नहीं थी, ये तो पहचान, उम्मीद और अपनी संस्कृति को जिंदा रखने का एक जरिया थी। ये एक जबरदस्त मिसाल है कि कैसे सबसे अंधेरे वक्त में भी कला और रचनात्मकता अपना रास्ता खोज ही लेती हैं। और फिर हमलों और तबाही की उसी राख से एक बार फिर नए और ताकतवर राजवंशों का उदय हुआ, और इन्हीं राजवंशों ने आधुनिक ईरान की पहचान को वो शक्ल दी जिसे हम आज जानते हैं। तो इसमें सबसे अहम मोड़ आया 1501 में, जब सफवी वंश ने शिया इस्लाम को आधिकारिक तौर पर राजकीय धर्म घोषित कर दिया। बस इस एक फैसले ने ईरान को अपने सुन्नी पड़ोसियों, खासकर उस वक्त के ताकतवर ऑटोमन साम्राज्य से एक अलग, एक मजबूत राष्ट्रीय पहचान दी, और ये पहचान आज तक कायम है। सफावियों के पतन के बाद एक और कमाल की शख्सियत का उदय हुआ, नादिर शाह। एक बहुत ही मामूली पृष्ठभूमि से उठकर सिर्फ अपनी बेमिसाल फौजी काबिलियत के दम पर उसने हमलावरों को खदेड़ दिया और एक बार फिर फारस की खोई हुई ताकत को बहाल किया। अब उसकी ताकत का अंदाजा लगाना है ना, तो बस ये एक आंकड़ा सुनिए। 1739 में जब उसने दिल्ली पर हमला किया तो नादिर शाह ने मुगल साम्राज्य से लगभग 70 करोड़ रुपए का खजाना लूटा। और हाँ, इसमें मशहूर कोहे नूर हीरा भी शामिल था। सोचिए जरा, ये उस जमाने की इतनी बड़ी रकम थी कि इससे पूरे के पूरे साम्राज्य खड़े किए जा सकते थे। चलिए अब कहानी को तेजी से आधुनिक युग में लाते हैं। ये एक ऐसा दौर था जिसमें विदेशी प्रभाव था, बहुत तेज बदलाव थे, और आखिरकार एक ऐसी क्रांति थी जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। 20वीं सदी ये ईरान के लिए एक बवंडर की तरह थी। ऐसा लग रहा था मानो दशकों में होने वाले बदलाव कुछ ही सालों में हो गए। संवैधानिक क्रांति हुई, फिर शाह का जबरदस्त आधुनिकीकरण आया, तेल पर विदेशी प्रभाव बढ़ता गया, और इन सब ने मिलकर 1979 की इस्लामी क्रांति के लिए जमीन तैयार कर दी। एक ऐसी क्रांति जिसने 2500 साल पुरानी राजशाही को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। अयातुल्लाह खुमैनी के नेतृत्व में हुई इस क्रांति ने इस्लामी सिद्धांतों पर आधारित एक नई राजनीतिक व्यवस्था की स्थापना की, यानी इस्लामिक गणराज्य की। और इस एक घटना ने न सिर्फ ईरान को अंदर से बदला, बल्कि पूरी दुनिया के साथ उसके रिश्तों को भी एक बिल्कुल नई दिशा दे दी। तो हजारों साल के साम्राज्य, भयानक हमले, शानदार सांस्कृतिक पुनर्जागरण और एक आधुनिक क्रांति, इन सब के बाद ईरान आज फिर एक चौराहे पर खड़ा है। इसकी पूरी कहानी ही लचीलेपन और लगातार बदलते रहने की रही है। तो आखिर में सवाल यही है कि इस प्राचीन, इस जुझारू और हमेशा विकसित होती रही सभ्यता की कहानी का अगला अध्याय क्या होगा।